होगा, अनुच्छेद 1 का सब क्लोज आ जाएगा 2। क्या बोल रहा है कि राज्य और राज्य क्षेत्र में वो शामिल होंगे जो पहली अनुसूची में दे रखे हैं। 12 अनुसूचियां हमको दे रखी है, उनमें से जो सबसे पहली अनुसूची आती है उसमें राज्य और राज्य क्षेत्र दिए गए होते हैं। फिर अनुच्छेद का 1 का क्लोज सब क्लोज 3 बोलता है कि इसमें निम्न शामिल होंगे, कौन कौन से, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र दे रखे हैं, और ऐसे राज्य जिनको कि भारत जो है वो भविष्य में अर्जित करेगा, ग्रहण करेगा, अभिग्रहित करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र होते हैं। राज्य और राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में है, भारत के राज्य क्षेत्र वो होंगे जो राज्यों के राज्य क्षेत्र है, पहली अनुसूची में बताए गए हैं और जो भविष्य में ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, फास्ट रिवीजन है हमारा, जल्दी करते हुए चलेंगे। जिस पॉइंट को हमको डिटेल देखनी होगी उसको हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कौन कर सकती है, संसद विधि बनाकर कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, क्या क्या शक्ति है संसद को, नए राज्यों को भारत में प्रवेश कर सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है, और ये जो आर्टिकल हो सकता है भारतीय संघ के बाहर के राज्य और क्षेत्रों के लिए दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 3। तीन से पहले हमको दे रखा है 2A, वो क्या बोलता है कि सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ठीक है, इसको लोपित कर दिया गया है 1975 से। ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कौन सी टाइम से निरसित किया गया ये पूछा जाता है, तो हमको एक बार नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो कौन कर सकता है, भारतीय संघ में, मान लीजिए ये भारत है, तो भारत में नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नया राज्य कोई बना सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एमपी में पहले था, अब छत्तीसगढ़ अलग से बन गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कर दिया, उसके राज्य का नाम बदल दिया गया, सीमा और क्षेत्र में बदलने की प्रक्रिया की गई। तो कौन ने करा ये काम किया संसद ने। संसद को निम्नलिखित अधिकार देता है अनुच्छेद नंबर 3, कौन कौन से, कि किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके। ठीक है, ये मान लीजिए जैसे कि एमपी में से हटा था छत्तीसगढ़, तो इसमें से छत्तीसगढ़ को अलग करके, या तो जैसे छत्तीसगढ़ अकेला बनाया तो छत्तीसगढ़, मान लीजिए छत्तीसगढ़ ए और छत्तीसगढ़ बी बनाना चाहता तो वो भी कर सकता था। ठीक है, तो 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। या तो ऐसे कर सकती थी कि जैसे इसको छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, या क्या कर सकती थी कि किसी और राज्य को इसमें मिला देती, तो इस तरीके से क्या होता है इसका क्षेत्र बढ़ जाता। तो क्या कर सकती है संसद, नए राज्यों को प्लस भी कर सकती है, घटा भी सकती है, इसके क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, और किसी नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। तो देख रहे हैं आप, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकता है ये सारे काम, संसद कर सकती है। कैसे कर सकती है, विधि बनाकर कर सकती है। अनुच्छेद 3 तक पहुंच गए हैं, अब आ जाइए 4 पर। 4 पे जाने से पहले इसमें कुछ परंतु वगैरह दे रखे हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत, वो देखते हैं हम। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी कार्य को करने के लिए संसद की प्रक्रिया दे रखी है कि संसद विधि बनाकर किस तरीके से ये काम कर सकती है। तो ऐसे विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति संसद के किसी भी सदन में आवश्यक है। मतलब अगर आप विधेयक को पेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। किसको, संसद को। प्रभावी राज्यों को मत जानने के लिए प्रस्ताव को राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है, जो किसी विहित सीमा में दिया जाएगा। प्रस्ताव को कहाँ भेजा जाता है, राज्यों के विधानमंडल में। ये एक लिमिटेड समय के लिए भेजा जाता है कि आप इतने दिन में उस पर अपनी राय पेश कीजिए। संसद में विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी कंसर्न देता है, इसलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। लेकिन ये जो संशोधन होता है इसको जो राष्ट्रपति होता है वो पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, क्योंकि संशोधन करके तो किसी राज्य का निर्माण कर सकेंगे, परिवर्तन कर सकेंगे, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे, ये सारे काम कर सकते हैं। तो संसद क्या करती है, प्रक्रिया इसमें क्या करती है, राष्ट्रपति की क्या लेती है, सहमति लेती है। ठीक है, विधेयक को राज्य, तो आप देखिए राष्ट्रपति की सहमति, साथ में क्या किया जा रहा है, जो प्रस्ताव होता है उसको राज्य विधानमंडल में पेश किया जाता है। राज्य विधानमंडल में पेश किया, इनको एक टाइम लिमिट देंगे कि भाई आप इतने समय के अंतर्गत क्या करो, इस पर अपनी राय दो। ठीक है, फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर अपनी सहमति देगा, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। ठीक है, इसलिए भारत को अविभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है।
यहाँ पे आप एक केस देख लीजिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014 का केस था। यहाँ पे कहा गया था संसद किसी भी राज्य का विभाजन, गठन, पुनर्गठन, एकीकरण, पुनः एकीकरण कर सकती है। कौन सा केस था? लिख लीजिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2014। संसद किसी भी राज्य का विभाजन कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है, गठन कर सकती है, एकीकरण कर सकती है, पुनः एकीकरण कर सकती है। ठीक है, अब आर्टिकल 4 की तरफ आ जाइए। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत पहली व चौथी अनुसूची के किए गए परिवर्तन को 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जा सकता। मतलब ये 368 का संशोधन अलग होगा और यहाँ पे जो संशोधन किया गया है वो अलग संशोधन माना जाएगा। ऐसा कानून साधारण बहुमत तथा साधारण विधान प्रक्रिया के तहत ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, इतनी कोई विशेष बात नहीं है, जो इंपोर्टेंट बात थी वो हमने यहाँ पे देख ली है। फास्ट रिवीजन करना है, जल्दी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, 1 से लेके 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले क्या आता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन करना। और 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो आर्टिकल 2 और 3 में विधियां बनाई गई हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। अब आ जाता है हमारा भाग 2, पार्ट 2 आता है। किस बारे में बात करता है? सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता। जब हम किसी देश में रहते हैं तो वहां पे क्या चाहिए होती है? हमको रहने के लिए नागरिकता चाहिए होती है। नागरिकता का उद्देश्य क्या होता है कि भाई हम किसी देश में रह रहे हैं, ये हमारा देश है, हम इसमें रह रहे हैं, तो हमारे पास कोई आधार तो होना चाहिए ना कि हम किस आधार पर यहाँ पर रह रहे हैं। नहीं तो हर कोई यहाँ पे आएगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा, कुछ गलत तरीके के काम करेगा, अगर हमको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो। इसीलिए क्या होता है, किसी भी देश में रहने के लिए उसकी नागरिकता लेनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, जो किस तरीके से मिलती है ये हमको पार्ट 2 में बताया गया है। कहां से कहां तक आर्टिकल्स कवर कर रहा है? 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स को कवर कर रहा है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं, नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 5 आता है। आर्टिकल 5 हमको बोलता है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी। 5 से 11 में हमको नागरिकता मिलेगी। तो इस संविधान के प्रारंभ होने के समय, ठीक है, 26 जनवरी 1950 था, उससे हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। तो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ होने के समय वो क्या होना चाहिए? भारत का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होगा। यदि क्या होगा? उसका जन्म भारत में हुआ है, पैदा ही भारत में हुआ है, उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। ये ए नाम का व्यक्ति है, अगर ये भारत में पैदा हुआ है, इंडिया में पैदा हो गया, तो ये अगर इसके मदर या फादर इन दोनों में से कोई इंडिया में जन्म लिए होंगे, मम्मी पापा इंडियन होने चाहिए और वो खुद इंडियन होना चाहिए, मतलब उस समय पैदा हो। ठीक है, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले भारत का निवासी हो, मतलब 1950 से संविधान लागू हुआ तो वो 1945 से भारत में रह रहा हुआ होना चाहिए। अब अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जब विभाजन हुआ था तो कुछ व्यक्ति क्या हुए थे? ये भारत है, ये पाकिस्तान है, तो कुछ व्यक्ति तो क्या हुए थे? भारत में, इसको इंडिया कर लीजिए, इसको पाकिस्तान कर लीजिए, इंडिया में आ गए थे यहाँ से, और कुछ यहाँ से यहाँ चले गए थे। तो पाकिस्तान से, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान से जो इंडिया में आए थे तो उनको नागरिकता कैसे मिली थी? तो कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, उसके माता पिता, मम्मी पापा, दादा दादी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, नाना नानी, वही मैटरनल साइड से नाना नानी यानी कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक होगा। 19 जुलाई 1948 से पहले वो भारत आया हो तथा भारत आने के बाद वो क्या हो? जनरली भारत में रह रहा हो। 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो और वो क्या हो गया? ऐसे थोड़ी ना सिटीजनशिप मिल जाएगी, यहाँ पे आने के बाद भी क्या होगा? वो भारत के नागरिक के रूप में पहले उसने खुद को रजिस्टर्ड किया होगा और 6 बार तक क्या होगा? भारत में निवास कर रहा हो। उसने
जो हमारा यहाँ पे ऑथराइजेशन होता है वहां पे उसने रजिस्ट्रेशन किया हो खुद का, और पंजीकरण जब किया हो उससे पहले 6 महीने तक क्या किया हो, वो भारत में निवास किया हो। 6 तो बोल रहा है भारत से, आपको याद रखना है वर्ड्स को, भारत से। और यहाँ पे जब आएगा ना 7 नंबर का आर्टिकल, पाकिस्तान को, 6 में क्या बोल रहा था, से, अब यहाँ पे बोल रहा है को, तो यहाँ से क्या जा रहा है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, यहाँ से ये वापस जा रहा है यहाँ पे। तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान को चला गया हो, तो वो क्या होगा, इंडियन नहीं माना जाएगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन पुनः स्थायी रूप से भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, मतलब वो चाहता हो कि भाई उस टाइम तो मैं चला गया, लेकिन वो चाहता है कि मैं भारत का निवासी था, मैं भारतीय था, अब मैं भारतीय ही रहूं, तो क्या होगा, उसके वही प्रावधान होंगे जो आर्टिकल 6 में थे। क्या करना होगा, पंजीकरण करना पड़ेगा, पंजीकरण करने से पहले कहाँ रहना होगा, 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा एक भारतीय के रूप में। ठीक है, अब क्या होता है आर्टिकल 8 में कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्धव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी काम से बाहर चला गया, ठीक है, तो क्या वो नागरिक नहीं रहेगा, बिल्कुल नागरिक रहेगा। कमाने गया व्यक्ति वापस लौट के तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कहावत, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते, तो ये वाली कहावत यहाँ पे आती है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए घूमने गया है, वापस तो आएगा ही, कमाने गया है, वापस तो आएगा ही, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो नागरिक नहीं रहेगा। तो वह व्यक्ति जिसका जन्म या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का भी जन्म है अगर भारत में हुआ है, ठीक है, और वो भारत के बाहर, जैसे कि मान लीजिए यह है इंडिया, इंडिया में रह रहा है लेकिन वो गया अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में गया है, वहां पे वो मामूली तौर से निवास कर रहा है, तो वो भारत का नागरिक ही समझा जाएगा। मान लीजिए कुछ दिन घूम फिर के आ गया, 2-3 महीने का, आपको पंजीकरण वगैरह कराना पड़ता है वहां पे कि भाई आप इतने दिन के लिए घूमने आए हो, आपने देखा होगा स्टडी वीजा मिलता है, घूमने वाला वीजा मिलता है, तो वो इस तरीके से मिलते हैं। किंतु वह किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो तो वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक या पार्षद या प्रतिनिधि के पास पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकता है, वो नागरिक रह सकता है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन नंबर आर्टिकल नंबर 9। इतनी देर से तो हम बोल रहे थे कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा, लेकिन आर्टिकल 9 हमको बोलता है कि कौन नागरिक नहीं होगा, और इम्पोर्टेंट है ये कि स्वेच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता, किसी अन्य देश की अगर सिटीजनशिप को आपने अपना लिया है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिया के लिए वीजा लेना पड़ेगा कि मैं इंडिया में घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, थोड़े दिन मिल मिला के आ जाऊंगा, तो ये सब चीजें होगी। ठीक है, और आर्टिकल 10 क्या बोलता है, नागरिकों अधिकारों की निरंतरता और संविधान के उपबंधों के अधीन मिली भारतीय नागरिकता बनी रहेगी। इसका मतलब हो गया कि नागरिकता किस तरीके से बनी हुई रहेगी, तो भारत का नागरिक है समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद के द्वारा बनाई जाए, वो भारत का नागरिक बना रहेगा। मतलब जो नागरिकता का जो एक्ट है, नागरिकता का जो अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, व्यक्ति नागरिक बन के रहेगा। तो व्यक्ति नागरिक कैसे बनेगा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अकॉर्डिंग ही नागरिक बन के रह सकता है। अब ये आया हमारा इंपोर्टेंट पार्ट, आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि भाई संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। किस तरीके से संसद नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगी, तो संसद यानी कि पार्लियामेंट नागरिकता के अर्जन, यानी किस तरीके से नागरिकता आप ग्रहण करते हो, समाप्त करते हो, या कोई अन्य विषय के संबंध में लॉ बना सकती है। आप जानते हैं नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट लागू हुआ था 1959, उसके बाद उसमें अर्जन यानी कि सिटीजनशिप को ग्रहण करने के और उसको खत्म करने के संबंध में प्रोविजन बताए गए थे। तो आर्टिकल 11 के तहत ही क्या बना हुआ है, सिटीजनशिप का एक्ट बना हुआ है। कब का है, 1959 का। इसमें कब कब संशोधन हुए थे, 1986 में हुआ था, 92 में, 2003 में, 2005 में, 15 में और 19 में। तो नागरिकता किस तरीके से अर्जित की जा सकती है, जन्म से, किसी वंश से, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, किसी देश में जाके प्राकृतिक रूप से, या कोई क्षेत्र बढ़ गया हो, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया का क्षेत्र है और बांग्लादेश इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाता है, बांग्लादेश भी अगर इंडिया का पार्ट ही हो जाता है तो इसका क्षेत्र बढ़ गया, तो जो यहाँ के नागरिक होंगे वो भी क्या माने जाएंगे, इंडियन माने जाएंगे।
तो जो आर्टिकल 11 है यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट को क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। किस चीज की पावर है, लॉ मेकिंग पावर है, विधि बनाने की शक्ति दे रखी है, लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। इसी के तहत इसने क्या किया था, नागरिकता अधिनियम को पारित किया था। तो ये थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 और 2 की बात, ठीक है। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2, और इसकी इंडेक्स का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है आज वाले पार्ट में। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आपको इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है डीलो क्लासेस के साथ में, ठीक है। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।